गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 11 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सिकंदर चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। वैसे आप देख सकते हो आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से कम हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो डीप हो जाए। तो पहला जो टॉपिक है वो एनसीआर के बारे में है। आप सभी को अच्छे से पता है कि दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। इसे कौन एक्चुअली में कंट्रोल करता है? दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मतलब जो सरकार है केजरीवाल की, वो करती है या फिर सेंटर करता है? इसके लेके दोनों के बीच में फाइट चल रही है। तो उस इश्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा S&P, फिच, मूडी, क्राइसिल, ये सब ना क्रेडिट एजेंसीज होती हैं। ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे अपना जीएस पेपर 3 से। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे, क्योंकि अभी गो एयर जो अपनी एयरलाइंस है उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। तो इस टॉपिक के बारे में ठीक ठाक से जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे मेंस के परस्पेक्टिव से यहाँ से। उसके अलावा स्पेस पॉलिसी 2003 के बारे में भी एक शानदार एडिटोरियल दिया गया है। यहाँ पे भी हम लोग इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसका रेलेवेंस जानेंगे और सरकार ने इसके अंदर चेंजेस क्यों किए हैं। मेंस के परस्पेक्टिव से यहाँ से बना बनाया क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बताता चलता हूँ। हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, तो जल्दी से एडमिशन ले क्योंकि एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी है, पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। वैसे 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सारी वीडियोस के एक्सेस वगैरह आपको सब मिल जाता है। रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बाद में देख सकते हो। दिन में आप कॉलेज अटेंड करते हो, ऑफिस में जाते हो तो बाद में आके देख सकते हो। वैसे भी क्लासेस का टाइमिंग जो है शाम को रहता है, 7 से 10 बजे के बीच में। कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से करिए, सिलेबस कवर करिए और अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह शुरू कीजिए। तो देखिए, सीधी सी बात है यार, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करने का डिसीजन ले ही लिया है तो फिर वेट करने का कोई फायदा नहीं है। जितना वेट करते रहोगे तो लोग आपसे आगे निकलते रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। तो इट्स बेटर कि आप रेस के अंदर जल्दी आए, तो जो अर्ली बर्ड होते हैं उनको डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। तो शुरुआत करें, वहीं पे हम लोग मिलेंगे क्लास में। खैर, पहले टॉपिक पे जाते हैं, दिल्ली वर्सेस सेंटर। द क्वेश्चन इज हु हैज कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेट्स। मतलब सिविल सर्विसेज के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, ये सवाल जो है यहाँ पे खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दिल्ली की सरकार का यह कहना है कि भाई, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, कोई ऑफिसर है, और अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर करने की पावर उनके पास होनी चाहिए। कौन से ऑफिसर को पोस्टिंग दी जाएगी, क्या पोस्टिंग दी जाएगी, वो पावर उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन संभालता है? वो सिविल सर्वेंट्स ही संभालते हैं। और सरकार के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का टेक केयर करें। ये मामला वहां पे चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल किसके पास होगा? मेरे पास होगा। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो दोनों के बीच में टसल ये चल रही है कि भैया कौन रिस्पॉन्सिबल है सिविल सर्विसेज को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ब्यूरोक्रेट्स को कौन कंट्रोल करेगा? ये मामला गया हुआ है कोर्ट के अंदर। 2018 में एक बड़ा शानदार सा वर्डिक्ट दिया था, बताऊंगा आपको वो क्या है, जिसके अंदर एक बहुत जबरदस्त टर्म सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। वो है कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म एक नया टर्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो दिल्ली है, यानी कि जो केजरीवाल की सरकार है, जो सेंटर है, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रखने चाहिए और एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह दोनों पावर को कोलैबोरेट करना चाहिए। क्योंकि दोनों पावर दो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। भैया आप एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखिए, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे जो है सेंटर की सरकार हो, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? आम आदमी की भलाई, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बेटर इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, यही तो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना। तो उन्होंने कहा एक साथ मिलकर काम करिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करिए, और एक दूसरे के बीच में जो झगड़ा करते हो भाई आप, इससे किसी का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो। ये सब कहने के बावजूद भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 2018 का जो वर्डिक्ट दिया गया था उसके अंदर क्या कहा गया था? 3 पावर के बारे में बात की गई थी जो कि सेंटर के पास रहेंगी, एज अ यूटी, यूनियन टेरिटरी, एज अ दिल्ली।
पहली पावर थी जो एंट्री 1 के अंदर थी, जिसके अंदर आता है पब्लिक ऑर्डर, मतलब पुलिस वगैरह जो है वो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर के अंदर मतलब जो सब चीजें मैनेज वगैरह करनी रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली उसकी बात कर रहा है। सेकंड नंबर पे आता है पुलिस, जो कि सेंटर के हाथ में रहेगी। और तीसरा आता है लैंड, जो कि सेंटर के हाथ में रहेगा। ये तीन चीजें कही गई थी। इसके अलावा बाकी सब सारी चीजें हैं वो केजरीवाल जी के पास में रहेंगी, ऐसा उन्होंने 2018 में कहा था। इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे मामला शांत नहीं किया। अब 2018 में ये वर्डिक्ट जब आया तो सेंटर से कुछ पावर स्टेट को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को ये कहा कि भाई साहब, आपके पास पावर है, हम मानते हैं, लेकिन वो पावर लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसल्टेशन के साथ होनी चाहिए। आपके पास डिस्क्रिशन है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस आपके लिए जरूरी है। यानी कि एलजी की पावर्स को थोड़ा सा डिमिनिश कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 2018 के वर्डिक्ट के बाद। लेकिन सरकार मानी नहीं। सरकार ने 2021 के अंदर इस कानून के अंदर जो है चेंज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटेक करने के लिए। यह मामला तब से फंसा हुआ था कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीजों में क्लैरिफाई किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ब्यूरोक्रेसी को कौन कंट्रोल करेगा। तो ये मामला भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सुन रही है, और लेट्स होप बहुत जल्दी इसके अंदर जो है वर्डिक्ट आ भी जाएगा। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जीएनसीटी, जीएनसी एक्ट को 1991 के अंदर पास किया गया था, जिसके अंदर एनसीटी वगैरह को डिफाइन यहाँ पे किया गया था। 1991 में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही गई थी कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। फिर बाय फाइनली 1992 में 67th ऑफ अमेंडमेंट किया गया जीएसएनटी एक्ट के तहत, जिसके अंदर दो नए प्रोविजंस ऐड कर दिए गए, 239AA एंड 239AB। 239AA ने क्या किया, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की, जहां से केजरीवाल जी सीएम बन के आते हैं, और तीन मैटर को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, तीन मैटर को छोड़ के बाकी सारे मैटर जो है वो स्टेट लिस्ट में डाल दिए। मतलब इनके ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल सेंटर का रहता है और इनके ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है वो स्टेट का रहता है, दिल्ली सरकार का रहता है, जैसे यूजली हरियाणा पंजाब वाले सब केसेस में होता है। ये किया गया था 239AA के अंदर में। 239AB ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल की बात की थी बेसिकली। जैसे हरियाणा पंजाब दूसरे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, वैसे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑपरेशन को कैंसिल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो ये दो चीजें यहाँ पे की गई थी। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है, दो कानून। फिर आपको मैंने बताया 2018 में फिर से जजमेंट आया, जिसमें एलजी की कुछ पावर्स को ले लिया गया। एलजी को यह कहा गया कि भाई जैसे गवर्नर को एड और एडवाइस की रिक्वायरमेंट होती है स्टेट के अंदर, वैसे ही एलजी को भी एड एंड एडवाइस की रिक्वायरमेंट है। इसको ओवरकम करने के लिए 2021 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें एलजी को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर दे दी गई। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी डिसीजन लेगा तो एलजी जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं, एलजी उसको ओवरटेक कर सकते हैं, ये पावर दे दी गई। लेकिन ब्यूरोक्रेसी वाले क्वेश्चन पे अभी भी डाउट बना हुआ है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेटिव बेंच उसको सुन रही है और बहुत जल्दी उसका डिसीजन यहाँ पे आ जाएगा। ये छोटी सी मैंने कहानी आपको बताई है, हालांकि ये कानून बहुत लंबी है, हम लोग इसको कई बार पहले डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं सेंटर और स्टेट की फाइट के बीच में, वो कौन कौन से हैं आपने देख ही लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, सर्विसेज वगैरह वो कौन करेगा। अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर द ब्यूरोक्रेट, जो मामला अभी करंटली चल रहा है वो वाला। कंट्रोल ओवर द दिल्ली पुलिस, ये भी दिल्ली की सरकार कहती है कि भाई देखिए, जब दिल्ली में कुछ हंगामा होता है या दिल्ली में कोई चोरी हो गई, मारपीट हो गया, राइट्स हो गए, कुछ वीमेन इश्यूज हो गए, तो ब्लेम केजरीवाल को जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो दिल्ली पुलिस वाला भी काफी बड़ा इशू है यहाँ पे। कंट्रोल ओवर लैंड एंड द म्युनिसिपल बॉडीज ऑल्सो, एंड गवर्नेंस एंड द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे एलजी के हाथ में जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी बात कही गई है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर देयर इन सेंटर एंड द केजरीवाल गवर्नमेंट। और ये कानून वगैरह थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में स्टेट सेंटर की जो कंट्रोवर्सी है वहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में। चलिए जी,
फिच कट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर दिस फिजिकल टू 6%। तो फिजिकल जो फोरकास्ट है वो इंडिया का 6% तक रखा गया है। यहाँ पे ये चीज आप देखिए, growth to ease from 7% seen for 2023 as pent up domestic demand fades and the global demand falters। तो सीधी सी बात है, डिमांड ही जब कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ग्लोबल डिमांड जब फोल्टर हो जाएगी तो हम भैया एक्सपोर्ट किसको करेंगे। इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग डाउन जा रहा है। अरे भाई, आप मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करोगे जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो क्या फायदा है करके। जब आपकी फॉरेन कंट्री में डिमांड ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है प्रोडक्शन करके। और फिच ने जो इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको रखा गया है बी माइनस में, ट्रिपल बी माइनस में, और स्टेबल आउटलुक रखा है। ये क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 2024 के लिए वो रखी है 5.8%, ठीक है, जो कि पहले थी 6.7%। तो ये भी इन्होंने हमारी घटा दी है। फिच बेसिकली है क्या, फिच एक क्रेडिट एजेंसी है। जैसे हम लोग फिल्मों का हम लोग रेटिंग देते हैं ना, उसके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, दुनिया भर के हैं। इंडियन एक्सप्रेस वाले अपना अलग से रिव्यू देते हैं, हिंदू वाले अपना अलग से रिव्यू देते हैं, जागरण वाले अपना अलग से रिव्यू देते हैं मूवीज का। इसी तरह से जो कंट्रीज की जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है उसकी रेटिंग के लिए भी हमारे पास अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज हैं। तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में क्रेडिट एजेंसीज हैं वो हैं, एक मूडीज, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच। तीनों जो है वो अलग अलग रेटिंग्स देती हैं। देखिए, कंट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रेटिंग, ठीक है। ए प्लस एंड AAA। आप यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, जिनको ए AAA स्मॉल में और AAA कैपिटल में, जहां जिस कंट्री को रेटिंग दी जाती है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना मतलब मिनिमम रिस्क होता है, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। यूजली अगर आप देखोगे यहाँ पे USA, जापान, सिंगापुर वगैरह इस तरह की कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ये अलग अलग एजेंसीज का अलग अलग है। जैसे मूडी इसको दिखाता है कैपिटल ए एंड दो स्मॉल ए, S&P को दिखाता है ए प्लस, और ये दिखाता है ए AAA। ऐसे ये दिखाता है AA2, ए माइनस एंड ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इन्वेस्टमेंट रिस्क है। ये थोड़ा सा लाइट कलर का येलो कलर होता है, इसमें मिनिमम रिस्क होता है। थोड़ा सा डार्क जो येलो होता है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, इसके अंदर भी काफी कम रिस्क होता है। ये जो ए वाला है थोड़ा सा ऑरेंज में चले गए आप, ये लो रिस्क रहता है। उसके बाद अगर आप यहाँ वाले देखोगे ना, ये वाले, यहाँ पे काफी रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बी, ट्रिपल बी और डबल बी, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बी माइनस एंड बी माइनस, ये जो रेटिंग है आप देख सकते हो फिच की, ये आती है कहाँ पे, BBB माइनस के अंदर। यानी कि ये जो है थोड़ा सा हाई रिस्क रहता है। और इंडिया को आप देखिए इसने कौन सी रेटिंग दी है ऊपर, इंडिया को रेटिंग दी है इसने BBB माइनस। इसका मतलब इंडिया जो है वो हाई रिस्क कंट्रीज के अंदर आता है। इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ नहीं है, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इस पूरी बात का मतलब क्या है, इस पूरी बात का मतलब ये है कि देखिए इंडिया में हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं और जो FDI वगैरह हमें आता है, भाई वो ऐसे मुंह उठा के तो नहीं आएंगे, चलो मेरे पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इंडिया में। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बड़ा मेहनत से पैसा कमाया जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैलकुलेशन करके करते हो। तो वो कंट्री कैसे कैलकुलेशन करेंगी, वो इन कंट्रीज जो है इन कंपनीज की रेटिंग चेक करती है किसी भी कंट्री में, कि वहां पे हम लोग पैसा जो डाल रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है भी कि नहीं, वो सब चीजें। तो कौन यूज करता है इस रेटिंग्स का, इन्वेस्टर्स। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी करते हैं, और जो आम मेरे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी करते हैं। क्रेडिट इंश्योर्स जैसे गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह जो होती हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, वो सब इनका डेफिनेटली यूज करते हैं। एंड बोरोवर्स, जो पैसे दे रहे हैं वो भी और जो पैसे ले रहे हैं वो भी, दोनों ही इसका यूज करते हैं। वाई रेटिंग्स आर डाउनग्रेडेड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडिया। पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा कि भैया इंडिया की जो सरकार है वो अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, मतलब मिसमैनेजमेंट हो रही है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी है नहीं, रिस्क बढ़ रहा है। सरकार जो है वो RBI से पैसा उधार लिए जा रही है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, पहले इन्होंने ये कहा। जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। भाई खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है तो डेट बढ़ेगा।
और जब सरकार के पास डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्रेडिट एजेंसी की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड चली जाती है। बैंकों का हाई एनपीए तो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत पहले से ही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम हो रही है क्योंकि डिमांड ना तो डोमेस्टिक है और ना ही इंटरनेशनल है, एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। और डॉलर का एप्रिसिएशन जब होता है तो अरेंज करना पैसा जो है इंटरनेशनल मार्केट से बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बॉन्ड्स आर रिस्कियर, मतलब जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो रिस्की हो गए हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड क्या होते हैं? गवर्नमेंट मार्केट से पैसा अरेंज करने के लिए एक पेपर इशू करती है जिसे हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। ये एक स्टाम्प पेपर टाइप का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इसका यूज करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। अगर मार्केट में रेटिंग कम गई हुई है इसका मतलब इस स्टाम्प के ऊपर लोगों का भरोसा कम हो गया है और इसके अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की हो गया है, क्योंकि लोगों को ये डाउट रहता है कि वो सरकार को पैसा दे तो रहे हैं लेकिन सरकार उनको वापस नहीं दे पाएगी। तो बॉन्ड रिस्की हो जाते हैं, सरकार के लिए पैसा अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लोग सरकार के बॉन्ड खरीद नहीं रहे हैं। तो सरकार क्या करती है? हाई इंटरेस्ट रेट पे करना शुरू कर देती है लोगों को ललचाने के लिए कि बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। और ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे तो मतलब सरकार के द्वारा बोरोइंग करना मुश्किल हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा एफपीआई आउटफ्लो हो जाता है। मतलब यार मान लो टॉम क्रूज ने, किसी ने, अमेरिकन इन्वेस्टर ने, सिंगापुर के इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसको भरोसा ही नहीं है अपनी रिटर्न का, तो डेफिनेटली वो अपने पैसे को बाहर निकाल लेगा, है ना। ये सब चीजें होती हैं और इसकी रेटिंग को बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेट लेवल्स, फिस्कल पॉलिसीज, जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह, वो सब इनको इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। क्रेडिट एजेंसीज के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ये किसी भी बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती हैं, डेटर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती हैं, ठीक है। असेस करती हैं आपकी परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, फिर आपको जो है रेटिंग देती हैं और इस तरह से काम होता है। तो ये जो तीन एजेंसी हैं, फिच, मूडी और स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये इंटरनेशनल नंबर 1 एजेंसीज हैं। लेकिन इंडिया की अपनी लोकल एजेंसीज भी हैं भाई, जैसे क्राइसिल, केयर रेटिंग्स एंड इकरा। ये तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सेल्फ स्टडी के लिए आपको कंटेंट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की मैंने बात किया वो यही होता है, ठीक है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग का मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री की क्रेडिट वर्थिनेस वगैरह चेक की जाती है। तो थोड़ा सा कंटेंट आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बेसिकली इंडिया की जो सोवरेन क्रेडिट एजेंसी है वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। जिस तरह से चीजें खराब हुई वो अब तक सही नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। द ट्रबल ऑफ इंडियाज एविएशन इंडस्ट्री, ये क्या है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। आपको ये अच्छे से पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमारी यहाँ पे एक एयरलाइंस थी, ठीक है, गो फर्स्ट। इसने बैंकरप्सी के लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया है, जिससे भाई पूरा एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हलचल हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? जिसकी वजह से क्या हुआ, डीजीसीए ने इनकी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, ये कह के कि इनकी फ्लाइट जो है वो सेफ नहीं है, एफिशिएंट नहीं है और रिलायबल भी नहीं है। तो ऑपरेशन बंद कर दिए गए, ठीक है। अब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ना बहुत वास्ट है, स्पेशली जब लिबरलाइजेशन किया गया था 1991 में। उसके बाद से एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया था क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आ गए थे। तो आज के समय में इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस जब आया था, पैंडेमिक, तो काफी ज्यादा डूब गई थी हमारी बहुत सारी एयरलाइंस, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अब ये देखोगे, सिर्फ मार्च के महीने में 13 मिलियन पैसेंजर्स ने भैया प्लेन से यात्रा की, जो कि पेंडेमिक के पहले अगर हम लोग देखें उससे 11% ज्यादा है। मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2024 में माना जा रहा है कि 140 मिलियन पैसेंजर वो एविएशन यानी कि प्लेन्स के थ्रू यात्रा करेंगे इंडिया में। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 20 सालों में 1.3 बिलियन पैसेंजर्स एनुअली वो है यात्राएं करेंगे। अभी इंडिया में जो है देयर आर 148 एयरपोर्ट्स और ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट होते हुए भी क्यों हमारी एयरलाइंस फ्लॉप हो रही है? इस समय अगर हम इंडिया में देखें 2013-23 में, दो एयरलाइंस जो हैं वो सबसे ज्यादा बड़ी हैं इंडिया में। इंडिगो इंडिगो रिमेन्ड द डोमेस्टिक मार्केट लीडर विद 56.8%। 56.8% जो शेयर है वो सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, सोच के देखिए। उसके बाद आती है विस्तारा 8.9,
एयर इंडिया 8.8, एयर एशिया 7.6। जो गो फर्स्ट है, जो अभी बैंकरप्ट हुई है, उसका शेयर कितना था? 6.9%। अभी जो नई नई एयरलाइंस बनी है आकाशा एयर, इसका जो शेयर है वो है अभी 3.3%, लेकिन इंक्रीज हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, 5-6 एयरलाइन इंडिया में ऐसी हैं जो कि पूरे मार्केट को कैप्चर करती है। लेकिन क्या ये फाइनेंशियली वायबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर फाइनेंशियली वायबल होती तो भाई गो एयर जो है बैंकरप्ट थोड़ी ना होती। इंडिया में इंडिगो को छोड़ के कोई भी एविएशन कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है हर साल। जबकि एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसके बावजूद भी ये हाल है। सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिए जाते हैं टिकट के ऊपर, और दूसरी दूसरी चीजें भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस जो एक रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन है हमारे यहाँ पे। आज एयरलाइंस की बात देख करें तो यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए का लॉस तो जो सिर्फ लास्ट ईयर ही हुआ था। सिर्फ लास्ट ईयर 15,000 भी बहुत ज्यादा होता है यार, ये बहुत ज्यादा होता है। एयर इंडिया जो कि प्राइवेट होने से पहले 4600 करोड़ रुपीज का उसको हर साल नुकसान होता था। समझ रहे हो आप? अभी तो एयर इंडिया और जो विस्तारा हैं वो दोनों टाटा के अंदर आ गई हैं, लेकिन अभी भी लॉस चल रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मार्केट तो इंडिगो और एयर इंडिया के द्वारा ही कंबाइन कर ली गई है। 80% तो, बाकी 20% बची बेचारे दूसरे लड़ रहे हैं उसके अंदर, स्पाइस जेट वगैरह। अब ये लड़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस की जैसे वजह से जो है खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन नुकसान हो क्यों रहा है एविएशन इंडस्ट्री को, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे जो है कई सारे रीजन है। सबसे बड़ा जो रीजन यहाँ पे है वो ये वाला है, हाई टैक्सेस ऑन द एविएशन टर्बाइन फ्यूल। सबसे बड़ा रीजन ये है। 40% जो कॉस्टिंग होती है एयरलाइंस की, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल में जा रही है। सोच के देखिए, सिर्फ तेल खरीदने में जा रही है हाई टर्बाइन फ्यूल। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कई स्टेट में 30% से ज्यादा टैक्स लगाया जाता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर। तो भैया सारा पैसा तो आपका यहीं चला गया, बाकी बचा क्या? कुछ भी नहीं। बाकी बचने वाला जो चीजें हैं वो डिस्काउंट में चली जाती हैं। टिकट पे डिस्काउंट देना है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये सब चीजें। और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स वो भी बड़े खतरनाक हमारे यहाँ पे। गवर्नमेंट का रूल ये कहता है किसी भी एयरलाइंस को लाइसेंस लेने के लिए, वर्किंग करने के लिए 5/20 का रूल अपनाया गया। 5/20 का रूल क्या कहता है? कोई भी कंपनी को कम से कम 5 साल ऑपरेशन में होना चाहिए इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। एक तो इन्होंने ये रूल बनाया 5 वाला, एटलीस्ट 5 ईयर्स। दूसरा रूल क्या बनाया? कम से कम उस कंपनी के पास 20 एयरक्राफ्ट अपने खुद के होने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और वो जो कंपनी है वो इंटरनेशनली सर्विस भी प्रोवाइड करवानी चाहिए थोड़ी बहुत। ये कुछ रूल जो है सरकार ने 2016 के अंदर बनाए, 5/20 का रूल हम लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नए प्लेयर्स हैं मार्केट में वो एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात, आप कॉलेज से पास आउट हुए, आप कंपनी के अंदर जॉब इंटरव्यू देने गए, और उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखते हैं। अरे भाई, जो कॉलेज से फर्स्ट ईयर से बच्चा गया है उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आप काम दोगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा ना। आप एक्सपीरियंस दोगे तब तब उसको जाके जॉब दोगे, ये कैसे पॉसिबल है? तो 5 साल वाला रूल जो है, जिसकी वजह से नए प्लेयर्स एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है 20 एयरक्राफ्ट वाली। हमारे यहाँ पे कुछ ही एयरलाइंस ही ऐसी हैं जिनके पास 20 खुद के एयरक्राफ्ट हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट खरीदे नहीं जाते हैं, लीज पे लिए जाते हैं इंटरनेशनल कंपनी से। 80% जो इंडिया में फ्लीट है इस समय, वो लीज पे ली गई है फॉरेन कंपनी से। 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए भी ली जाती है, अमेरिका वगैरह से या यूरोपियन कंट्री से ले ली जाती है। और ये जो लीज पे पैसा लिया जाता, मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह लिए जाते हैं, ये सब यूएस से डोमिनेटेड होते हैं, डिनोमिनेटेड होते हैं, डॉलर के थ्रू सब जो है यहाँ पे किया जाता है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है हम लोग लीज पे पैसा देते हैं अमेरिका को हर साल, जो कि हमारे टोटल रेवेन्यू का 15% है। सोच के देखिए, 40% तो आपका फ्यूल में चला गया, 15% आपका लीज में चला गया, और बाकी वो तो दूसरी चीजें हैं ही। ऑयल प्राइस शॉक भी आ जाता है भाई, प्राइस ही बढ़ जाता है। मिडल ईस्ट वाले वो क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं। वो भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। कोविड 19 आ गया, ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो गया।
तो ये सब सारी चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं एयरक्राफ्ट वगैरह को। उसके अलावा आप आप एयरपोर्ट फैसिलिटी का यूज करते हो, आप हमें पार्किंग करते हो, लैंडिंग करते हो, है ना, पार्किंग फीस देते हो, उन सारी की चीजों की वजह से भी एयरक्राफ्ट जो है वो लॉस में चले जाते हैं। और बल्क में जो फिर आप डिस्काउंट देते हो पैसेंजर्स को, वो अलग बात है। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है, वो जब कॉस्ट वगैरह बढ़ती है ऑयल की या कुछ भी ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ती है तो वो पैसेंजर को ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे यहाँ पे पैसेंजर को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से गो फर्स्ट जो फ्लीट है वो फाइनली बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, एक तो क्या हुआ ना, गो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर ना कुछ सेफ्टी इश्यूज भी आ रहे थे। कई टाइम से उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, मिड एयर जो है जर्क्स आ रहे थे, लोग घायल भी हो गए थे कई लोग। तो उन्होंने कहा कि उनके जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, प्रैट एंड वाइटनी, इस कंपनी का इंजन वहां पे यूज होता है, एक अमेरिकन कंपनी है, और इसके अंदर फॉल्ट आ गया है इंजन के अंदर। तो उन्होंने तो ऐसा कहा, लेकिन कंपनी कह रही है भाई ऐसा तो नहीं है, हम लोग तो इतने सालों से ऑपरेशन कर रहे हैं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। बट एनीवेज, इस पर्टिकुलर चीज में हम लोग नहीं जाएंगे, बट ये थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप जैसे स्पाइस जेट को देखो यहाँ पे, इवन इंडिगो में भी आपको देखो, गो एयर को देखो, एयर इंडिया को देखो, ये अपने जो लीज पे जहां से वो एयरक्राफ्ट वगैरह लेते हैं, हमको पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो कई बार वो अपने जो एयरक्राफ्ट है वो वापस ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्पाइस जेट के पास यूजली 80 एयरक्राफ्ट रहते हैं, लेकिन इस समय उनके पास सिर्फ 50 के आसपास ही एयरक्राफ्ट है, क्योंकि जिस कंपनी से उन्होंने लीज पे लिया था उसको पैसा नहीं दे पाए और वो अपने एयरक्राफ्ट को ले गए। जैसे हमारे यहाँ पे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, जो मनी लैंडर होते थे, जो बनिया होता था, वो गाँव में किसी किसान को पैसा उधार देता था, जब किसान नहीं चुका पाता था तो उसकी भैंस खोल के, गाय खोल के ले आता था। वैसा वैसा कुछ है, ये पैसा नहीं दोगे तो ले जाते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हैं इंडिया में, कस्टम की दिक्कतें हैं, टैक्सेस की दिक्कतें हैं, रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, रिपेयर वगैरह के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट है, रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली बड़ी प्रॉब्लम है, स्किल की शॉर्टेज भैया हमारे यहाँ पे है, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हों, बहुत कम स्टाफ हमारे यहाँ पे है, जिसकी वजह से स्टाफ जो है ओवर बर्डन रहता है और कई बार एक्सीडेंट के चांसेस भी बन जाते हैं। इसीलिए एयर सेफ्टी कंसर्न भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। हाई टैक्सेशन वगैरह आपको मैंने बताया, स्टेट गवर्नमेंट अलग से लेती है जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से जीएसटी लगाती है, बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। और कनेक्टिविटी गैप है, छोटे एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ पे है नहीं, राइट, सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, थोड़े बहुत डोमेस्टिक हैं। ठीक है, वो सब चीजें। ये एक प्राइसिंग ऑफ द 1857 मेरिट रोल, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कल हम लोगों ने इसके बारे में अच्छी खासी डिस्कशन किया था, आज टैक्स सेक्शन में इसको दिया हुआ है। ठीक है, चलो। ग्राउंड व्यू ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, इंडियन स्पेस पॉलिसी, इसके बारे में आर्टिकल दिया गया। अच्छा आर्टिकल है, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं। इंडिया जो है दुनिया में 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारा जो ग्लोबल शेयर है वो सिर्फ 2% ही है, 6th लार्जेस्ट होने के बावजूद भी, इन साइज। ठीक है, लेकिन इसरो की एफिशिएंसी वगैरह को इंक्रीज करने के लिए इसरो ने स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किया, संवाद जिसको कहा जाता है। प्रोजेक्ट नेत्रा भी हम लोगों ने रिसेंटली चलाया था। प्रोजेक्ट नेत्रा क्या करता है, जो स्पेस डेबरी है, जो कचरा भरा हुआ है स्पेस के अंदर, उसको अर्ली वार्निंग के लिए, मान लो कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, इंडिया का सैटेलाइट आ रहा है और वो कहीं पे इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रायर वगैरह दी जाती है, वार्निंग वगैरह दी जाती है, उसके लिए प्रोजेक्ट नेत्रा को चलाया गया था। पॉलिसी अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो ये अभी लॉन्च की गई। इस पॉलिसी का मेन सेंटर पॉइंट पता क्या है? वो ये है, प्राइवेट इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। अमेरिका, यूरोप या वहां की बात हम लोग करें तो वहां की स्पेस एजेंसी इतनी एडवांस क्यों है? क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व रहता है। हमारे यहाँ पे सब कुछ इसरो करता है, डिजाइनिंग से लेके, इम्प्लीमेंटेशन से लेके, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से लेके, रिसर्च से लेके, लॉन्च से लेके, हर चीज इसरो करता है, जिसकी वजह से बहुत बार एक्सपर्टीज नहीं आ पाती है। तो सरकार ने कहा भैया प्राइवेट सेक्टर को लाओ। अब जैसे स्पेस एक्स को देखिए आप, अमेरिका में कितनी बड़ी एजेंसी है यार। नासा अपने ऑपरेशन को स्पेस एक्स को ट्रांसफर करती है। नासा किसके ऊपर फोकस करती है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस करती है। बाकी छोटे मोटे काम जो है लॉन्च वगैरह के, वो स्पेस एक्स को दे देती है। अगर इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो इसरो जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, रिसर्च पे काम करेगा, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो दूसरे काम करेंगे।
ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि अभी वो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई पैसा तो आपको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का बजट तो लिमिटेड है यार, प्राइवेट सेक्टर का बजट तो अनलिमिटेड होता है। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। और इन्होंने कहा कि हम लोग तीन, अभी इंडिया में जो, अगर आप देखोगे फ्यूचर में, तीन एजेंसी काम करेंगी। इसरो तो कर ही रही है। एक नई एजेंसी हम लोगों ने बनाई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और एक नई स्पेस एजेंसी और है, इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड द ऑथराइजेशन। इनके क्या क्या काम होंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं। इसरो का तो काम मैंने आपको बता ही दिया, इसका तो मेन काम रिसर्च वाला होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है। उसके अलावा इन स्पेस क्या करेगा? इन स्पेस विल बी इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड द नॉन गवर्नमेंट आइडेंटिटी। ये प्राइवेट आइडेंटिटी की बात कर रहा है, ये एनएसआईएल की बात कर रहा है। एनएसआईएल जो है वो प्राइवेट कंपनी रहेगी, ठीक है, जो रिसर्च का काम करेगी, साथ के साथ इसरो के साथ मिलके सैटेलाइट लॉन्च का काम करेगी, रॉकेट लॉन्चिंग का काम करेगी। वो सब काम करेगा प्राइवेट सेक्टर। किस फैसिलिटी का यूज करके? इसरो की फैसिलिटी का यूज करके। इसरो के को टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। इसरो उस पैसे को, टाइम को नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के अंदर यूज कर सकती है। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का ही है। इंडिया में अगर हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें स्पेस की, तो वो 1990s के बाद बेसिकली यूजली शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले तो इंडिया में ज्यादा सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते नहीं थे। जब लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे आया, है ना, सब तब चीजें जो है शुरुआत हुई। तो यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। लेकिन फिर आया टीवी चैनल्स, आज तक और दुनिया भर के टीवी चैनल आए, केबल टीवी चैनल आया, है ना, फिर इंटरनेट आया, मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह आई, स्मार्टफोन्स आए, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास ज्यादा सैटेलाइट है नहीं, तो हम लोग फॉरेन सैटेलाइट का यूज करते हैं। आधे से ज्यादा जो हमारे यहाँ पे टीवी सर्विसेज वगैरह होती हैं, रेडियो टीवी सर्विस होती हैं, ये हम लोग फॉरेन सैटेलाइट का यूज करते हैं। फॉरेन सैटेलाइट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम लोग विदेशों को देते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद सैटेलाइट नहीं है। ब्रॉडबैंड, ओटीटी, 5G टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, ये फ्यूचर में और ज्यादा ग्रोथ होगी, इसकी डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है। तो उसके लिए इसरो को भी तैयार रहना पड़ेगा, सरकार को भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम लोग विदेशों को ही पैसा देते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2030 तक स्पेस इंडस्ट्री जो है इंडिया में $60 बिलियन से ज्यादा की हो सकती है, जिससे 2 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इसके लिए हमें आज से ही तैयार होना पड़ेगा। इसलिए 2023 की जो है स्पेस पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि इसरो की कैपेसिटी लिमिटेड है। उसकी कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीजें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही आज के एनालिसिस को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।